चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा एक टॉपिक जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न है इंग्लिश में। वो है मेरा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लास्ट में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, और इसके बाद यहाँ पे कभी कभी हमको किसी न किसी किताब में नज़र आता है O/C। ये O/C में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्ब के बाद O/C क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पे मेरा O है, ये O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और यहाँ पे C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरक, पूरक का मतलब हो गया डिपेंडेंट, जो किसी न किसी चीज़ पर निर्भर करे। इन दोनों के बारे में हमको यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर करना है आज कि आखिर कभी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, कभी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। लगभग दोनों एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ ग्रामेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में अगर मेन वर्ब यानी कि प्रमुख क्रिया अप्लाई हो, तो उसके बाद यहाँ पे जिस नाउन का प्रयोग होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों मिलकर एक सेंटेंस बनाता है, और यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को इस साइड वाले भाग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में अगर हम कुछ ले लें, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे राम एक किताब पढ़ता है। ठीक है, मेरे पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को लेते हैं, हिंदी वाक्य को लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला मेरा काम होता है उस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना। और मैंने ये बताया था कि वर्ब जो है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में हमको मिला पढ़ता है। अगर इसका हम लोग ओरिजिनल रूप निकालें तो ये हो जाएगा पढ़ना। इस पढ़ना से ही अलग अलग तरह के ग्रामेटिकल टर्म्स बनते हैं, जैसे पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, पढ़ेगा, etc। ये मेरा वर्ब हो गया। और इस वर्ब में भी ये कौन सा वर्ब हो गया? तो ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्रिया प्लस ना लगा हुआ है। क्रिया प्लस ना यानी कि पढ़ना। पढ़ना के बारे में और यदि हम देखें तो पढ़ना एक एनर्जी किलिंग एक्शन है, जिसमें हमारा एनर्जी लॉस होता है। और इस पढ़ना को यदि हम इंग्लिश में बनाएं तो इंग्लिश में इसका 5 अलग अलग रूप बनता है, V1 से लेकर V5। इन 3 दशाओं में हम किसी वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। मतलब ये पढ़ता है मेरा हो गया मेन वर्ब। क्लियर? जब हमको मेन वर्ब मिल जाता है तो उस मेन वर्ब से हम एक क्वेश्चन करते हैं, कौन या किसने। कौन या किसने, ये जो मैंने क्वेश्चन किया, इसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर मेरा सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मेरे सेंटेंस में है पढ़ता है। इस पढ़ता है तो मैंने एक क्वेश्चन किया, यहाँ पे पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो इसका एक आंसर आ रहा है मेरे पास, राम पढ़ता है। ये मैंने क्वेश्चन किया, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो इसका एक आंसर मेरे पास आया राम। तो जो इस कौन या किसने का आंसर देता है वही मेरा सब्जेक्ट कहलाता है वाक्य के अंदर। तो यहाँ पे राम पढ़ता है, इसलिए राम मेरा हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब इस राम और पढ़ता है को जोड़ लेंगे।
राम पढ़ता है। अब इससे हम लोग मेन वर्ब से अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या या किसे, क्या या किसे। इसका जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैंने मेन वर्ब से पहला क्वेश्चन किया, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो आंसर मिला राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इन दोनों को जोड़कर पूछेंगे कि राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, तो इसका आंसर मिला एक किताब। तो ये मेरा क्या हो गया, जो क्या का आंसर मिला, क्या या किसे का, यही आंसर मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो एक किताब मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो क्या बनेगा, राम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का वर्ब अप्लाई करते हैं। तो राम पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, पढ़ना की इंग्लिश होता है रीड। अब इस राम रीड को लिख करके यहाँ पे हम दोनों को बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का नेचर देखते हैं। तो सब्जेक्ट का नेचर देखते हैं, तो यहाँ पे राम का नेचर क्या है, राम है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है। तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद लगने वाला जो वर्ब यहाँ पे आएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो भी सिंगुलर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ये रीड है, ये रीड मेरा V1 है, और V1 का नेचर होता है प्लूरल, मतलब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है और वर्ब मेरा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वल नहीं हो पा रहा है। इसको इक्वल करने के लिए इस मेन वर्ब को हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, जिसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एस। एस लगाने से ये मेरा V5 बन गया रीड्स, और V5 का नेचर होता है सिंगुलर का, V5 का नेचर होता है सिंगुलर, इसलिए जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके बाद लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे रीड्स मेरा हो गया सिंगुलर। अब इधर भी सिंगुलर, इधर भी सिंगुलर, ये मेरा हो गया पूरी तरह से बैलेंस, यानी कि राम रीड्स मेरा सही है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर सेंटेंस क्लोज कर दें, फुल स्टॉप लगा दें, तो हम ग्रामर के नियम से, व्याकरण के, इंग्लिश व्याकरण के नियम से हम यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि राम रीड्स अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, ये पूरी तरह से सही है, ठीक है। लेकिन मेरे वाक्य में यहाँ पे एक और शब्द दिया हुआ है कि राम रीड्स, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, एक किताब, इसलिए यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप हटा करके राम रीड्स अ बुक ये लगा देंगे। इसलिए जो मेरा ये बुक हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, क्योंकि कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका असर इस नाउन पे पड़ रहा है, इसीलिए कर्ता के द्वारा किए गए कर्म, किए गए कार्य का असर जिस पे पड़े उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद लगने वाले टर्म को हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को पढ़ना है कि जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। तथा सब्जेक्ट के बाद इस मेन वर्ब की जगह अगर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई हो, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो यहाँ पे टर्म आएगा वो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। मेन वर्ब के बाद आने वाले टर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यदि कर्ता के द्वारा किए गए क्रिया का असर इस पे पड़े तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कुछ आए तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, बल्कि उसी टर्म को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में पूरक कहा जाता है। यहाँ पे कारण ये होता है कि जिस तरह से हमने अभी देखा कि राम रीड्स, ये दो आपस में मिलकर, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलकर बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना अर्थ पूरा कर सकता है। क्या ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में मिलकर अर्थ पूरा कर सकता है? ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं दिस, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं इज। दिस इज, जिस तरह से हमने राम रीड्स के बाद फुल स्टॉप देकर सेंटेंस पूरा किया, क्या ये दिस इज के बाद फुल स्टॉप देकर सेंटेंस पूरा कर सकते हैं? इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिस इज कभी भी एक पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है। ये दिस इज जो है
ये वाक्य निर्माण के लिए अपने बाद आने वाले इस ब्लैंक प्लेस पे जो भी टर्म आएगा उस पर डिपेंडेंट होता है। इसी कारण से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले यहाँ पे जो पार्ट होगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अ बुक दिया था, अगर इसी को उठाकर यहाँ पे हम लोग लिख दें दिस इज़ अ बुक, तो ये मेरा सेंटेंस अब सही हुआ। तो अब देखा जाए कि यहाँ पे भी अ बुक था, यहाँ पे भी अ बुक है, यहाँ पे अ बुक मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो बुक है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये बुक मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्यों कहलाया? दोनों का कारण ये है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद अगर कोई टर्म आए और कर्ता के द्वारा किए गए क्रिया का असर यदि उस पर पड़े तो ये कर्म कहलाता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मिलकर यदि अर्थ ना प्रदान कर पाए, उसको अपने अर्थ प्राप्ति के लिए अपने बाद आने वाले शब्द पर निर्भर होना हो, तब इस पार्ट को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं हम लोग यू आर। अब यू आर ना तो आज तक आपने किसी भी किताब में कहीं देखा होगा कि यू आर के बाद फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस ख़त्म किया हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिलकर आपस में कभी पूरा अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। इसको अपना अर्थ प्राप्ति के लिए अपने बाद आने वाले शब्द पर निर्भर होना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। तो यू आर अपने बाद आने वाले शब्द को लेकर एक पूरा अर्थ प्रदान किया। अब हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इस हेल्प सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगने वाले पार्ट को ही हम लोग कहते हैं COMP शॉर्ट में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट में बता दें कि ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है और कॉम्प्लीमेंट क्या बन सकता है। तो यहाँ पे बता दें कि ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास कोई ना कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जबकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपके पास नाउन या एडजेक्टिव आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव है, विशेषण है, और दिस इज़ अ बुक, बुक मेरा नाउन है, बुक मेरा नाउन है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में मेरे पास यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, जबकि मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में मेरे पास राम रीड्स अ बुक, ये मेरा नाउन हो गया, और आई नो हिम, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पे, लेकिन ये मेरा प्रोनाउन है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है ये, ही का ऑब्जेक्टिव केस है ये। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास नाउन या प्रोनाउन आएगा, जबकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव आएगा। तो ये पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, जो कि इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही कॉमन सा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन हायर क्लासेस में भी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद लगने वाले जो शब्द होते हैं उसको कब ऑब्जेक्ट और कब कॉम्प्लीमेंट कहा जाए। तो इस वीडियो से आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कब एक शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है और कब एक शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, तो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया। आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, फॉलो करें। एंग्लो सेक्शन बाय रवि रंजन मेहता। अगर आपके पास कुछ सुझाव हो या कुछ और आपके पास कुछ दिक्कतें हों तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।